नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा तो हम बिहार की ही करते हैं और बिहार में अभी जो सबसे अधिक सियासत छिड़ी हुई है वह सियासत है बिहार में अपराध को लेकर। और दोनों पक्ष मतलब सरकारी पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। कहा यह जा रहा है, विपक्ष कह रहा है बिहार में अपराध बढ़ रहा है, विपक्ष अपराध बुलेटिन जारी कर रहा है। तेजस्वी यादव इस मामले में बहुत ही सजग और सतर्क दिखते हैं और यह भी आरोप लग रहा है कि सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी ओर सत्ता पक्ष का कहना है कि तेजस्वी यादव को अपराध की बात तो करनी ही नहीं चाहिए। 2005 के पहले बिहार क्या था? 2005 के पहले मुख्यमंत्री निवास से क्या क्या होता था? मुख्यमंत्री निवास हेडक्वार्टर बन जाता था। तो देखिए, यदि हम बिहार में बढ़ते अपराध की बात करें, चुनौती देखिए अपराध तो है और हमने यह भी देखा है कि अपराध जब बढ़ा है तो बिहार में सत्ता बदल गई है। किसलय अपहरण कांड 2005 हमें और आपको स्मरण है कि किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने भागलपुर में सैंडविच ग्राउंड में जो भाषण दिया था और उसके बाद बिहार की फिजा क्या हुई। अपराध जो हो रहे हैं, हम और आप लगातार कहते हैं, मानते हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम तो अब नहीं है, लेकिन हाँ कुछ घटनाएं तो घटी हैं। पूर्णिया में ही देख लीजिए, तनिष्क ज्वेलरी लूट कांड, यह तो ऑर्गेनाइज क्राइम का हिस्सा था। लेकिन छिटपुट अपराध इतने बढ़ गए हैं और पैसा किसी न किसी माध्यम से जो बेरोजगार बैठे हैं, जो दूसरे धंधे में लग गए हैं, चाहे वह धंधा शराब का हो, चाहे वह धंधा बालू का हो, हथियार आ गए और जब हथियार आए हैं तो उनका इस्तेमाल शुरू किया है। तो ये जो कैजुअल क्राइम है वह कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है और ये एक चैलेंज दिखता है। लेकिन सत्ता पक्ष का यह कहना कि 2005 के पहले मुख्यमंत्री आवास हेडक्वार्टर होता था और विपक्ष का यह कहना कि सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में बढ़ रहा है, इन दोनों बातों से आप कितना सहमत और असहमत होते हैं जी? देखिए, ये दोनों बातें थोड़ी थोड़ी एक्सेजरेटेड हैं, थोड़ी थोड़ी बढ़ा चढ़ा करके जा रही हैं, क्योंकि जब आप कोई राजनीतिक धारणा बनाने की कोशिश करते हैं किसी भी एक मुद्दे पर, तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बातें दोनों तरफ से कही जाती हैं। तो ये दोनों तरफ से बढ़ा चढ़ा करके कही जा रही है। हाँ, ये जरूर था 2005 से पहले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था और जो गैंगवार होते थे, हर इलाके में अलग अलग गैंग्स थे और उन गैंग्स के बीच में खूनी लड़ाई होती थी और उस लड़ाई के दौरान ये खबरें सुनने को मिलती थी कि अमुक इस गैंगवार का अमुक व्यक्ति जो है, एक पक्ष जो है उसकी मुख्यमंत्री से जान पहचान है या मुख्यमंत्री की जाति का है, जो अभी सत्ता में जो मुख्यमंत्री जिस जाति के हैं उस जाति का है, तो उसको कहीं ना कहीं के नेता का संरक्षण मिला हुआ है। ये वो समय ज्ञानेश्वर जी जब अलग अलग इलाकों में छत्र पैदा हो रहे थे यादवों के और मुस्लिम्स के। उसके पहले जो इस तरह का किसी एक जाति के सत्ता संरक्षण का मामला नहीं रहा था कभी भी उस तरह से, चाहे वो जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री रहे हो, चंद्रशेखर सिंह रहे हो, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा, आजाद, सत्येंद्र नारायण सिंह। ये माहौल नहीं बना कि ये बड़े राजपूत क्रिमिनल्स उभर गए या बड़े राजपूत कारोबारी निकल गए या बड़े ब्राह्मण कारोबारी निकल गए। कुछ चीजें होती थी जो सत्ता की जाति, एक हम लोग क्या कहते हैं, आमतौर पर आपको सुनने को मिल जाएगा कि सरकारी जाति है। जैसे आज कुर्मी के लोग कहते हैं कि सरकारी जाति है, वैसे यादव के लिए कहा जाता था कि सरकारी जाति है। जब श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री थे तो भूमिहारों को कहा जाता था कि सरकारी जाति है। सरकारी भर्तियों में, बहालियों में उनको प्राथमिकता थोड़ी होती थी, ठेकों में कुछ मदद मिलती थी। ये सब चीजें हुई हैं, इसमें कोई छिपी बात नहीं है। उसी तरह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपराधियों को संरक्षण भी मिलता था। अब ये मुख्यमंत्री के यहाँ से मिलता था ये हम नहीं कह सकते, लेकिन मुख्यमंत्री के आसपास उस समय जो शीर्ष पर जो मुख्यमंत्री लालू यादव थे, उनके साथ दो और लोग, उनके दो साले साधु यादव और सुभाष यादव भी थे और उनके नीचे फिर एक पूरी चेन थी नेताओं की। जैसे मुजफ्फरपुर में किसी एक नेता को जिम्मेदारी मिली हुई है, तो मोतिहारी चंपारण में कोई एक नेता है जो उस इलाके का प्रभावी नेता है। हो सकता है कि वो नेता किसी को संरक्षण दे रहा हो, किसी की कुछ मदद कर दे रहा हो। संरक्षण का मतलब ये कि अपना वोट बैंक बचाने के लिए ही उसने फोन कर दिया एसपी को कि देखिएगा जरा इनका ध्यान रखिएगा। तो ये भी कोई नई चीज नहीं है, वो आज भी कहीं ना कहीं हो रहा है, उसमें उसे कोई इनकार नहीं करता है।
लेकिन अब उसको ये कह देना कि मुख्यमंत्री निवास ही हेडक्वार्टर था अपराध का, ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके कही गई बात है। और इसी तरह से अपोजिशन का जो आरोप है कि सत्ता के संरक्षण में अपराध बढ़ रहे हैं, ये तो पूरी तरह से ही गलत है। नीतीश कुमार किसी अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं या उनके नीचे का कोई भी व्यक्ति अपराधियों को संरक्षण दे रहा है, इस बात पर बिहार के लोग भी यकीन नहीं करेंगे, आम आदमी भी यकीन नहीं करेगा। जो व्यक्ति ये मान रहा होगा कि अपराध बढ़ गया है, वो भी इस पर यकीन नहीं करेगा कि नीतीश कुमार किसी अपराधी को बचा रहे हैं। हम लोगों से बात होती है, आपकी भी रेगुलर बात होती है, लोग मान रहे हैं कि अपराध बढ़ गया है। कई तरह के अपराध आजकल उनकी खबरें आ रही हैं। और एक दिन हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा की थी कि अपराध की प्रकृति कितनी बदल गई है, नेचर कितना चेंज हो गया है क्राइम का, और उस क्राइम को कोई भी पुलिस नहीं रोक सकती है, दुनिया की कोई भी पुलिस नहीं रोक सकती। तो उस तरह के अपराध बढ़े हैं। तो आप आंकड़ों में देखेंगे और नीतीश कुमार के अपने आंकड़ों से ही तुलना करेंगे तो लगेगा कि अपराध बढ़ गया है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। जो संगठित अपराध होता था पहले, उस तरह का संगठित अपराध नहीं है। और उस अपराध को सत्ता के शीर्ष से किसी तरह का संरक्षण है। लेकिन अपराध तो अपराध है, जनता तो उसमें सफर कर रही है, लोगों को तो उसमें परेशानी हो रही है। तो उस परेशानी से आप संरक्षण नहीं दे रहे हैं या आपने संगठित अपराध को रोक दिया है, लेकिन अगर अपराध हो रहे हैं और आम आदमी उससे अगर सफर कर रहा है, उसको परेशानी हो रही है, तो उसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है इस सरकार को। इसलिए इस एक तरफ जो उन्होंने सही में मुद्दा पकड़ा है, आरजेडी ने, जो अपराध को मुद्दा बनाना और अपराध के ऊपर नैरेटिव बनाना, उसी तरह से जेडीयू और बीजेपी को जितनी जल्दी हो इसको शांत करना चाहिए। एक तो नैरेटिव को शांत करना चाहिए है कि ये नैरेटिव नहीं बने, और दूसरा कानून व्यवस्था मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए है, गंभीर प्रयास। जी, अपराध आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अगर अपराधी को तत्काल आप पकड़ते हैं, उसको स्पीडी ट्रायल करा करके सजा दिलाते हैं, तब भी जनता का भरोसा बनता है। ये तो हम दुनिया। लेकिन अजीत जी आपने जो चर्चा की, देखिए कि उस जमाने की, जब आप कह रहे हैं कि हाँ देखिए ये होता था कि इस जाति के अपराधी या क्षत्रिय छत्र, यदि हम लालू यादव के एरा को देखें, जिस तरीके के गैंगस्टर की आप बात कर रहे थे या गैंग्स की बात कर रहे थे, तो उस जमाने में अधिकांश गैंग्स और सवर्णों के गैंग्स थे। हाँ, ये दुबे जी का गैंग, ये शर्मा जी का गैंग, ये सिंह साहब का गैंग, ये राजपूत साहब का गैंग, और ये लालू यादव के वोट बैंक से मेल नहीं खाता था, लेकिन ये नियंत्रित नहीं किए जा सके थे। अब पता नहीं सरकार की इच्छा थी, सरकार की इच्छा नहीं थी, और जो शिकार होते थे वे तो या तो व्यापारी होते थे या आम लोग होते थे, क्योंकि हमने उस दौर में देखा है, अब तो खैर नहीं दिखता है, जिनके पास लाइसेंसी हथियार है वे भी अपनी गाड़ियों से नाल निकाल कर नहीं चल सकते हैं, लेकिन उस जमाने में क्या होता, उस जमाने में क्या होता था। तो जब उस जमाने में भी देखिए जो नए यादव बाहुबली बने, यदि आप 1990 से 2005 में देखिए, तो यदि हम किसले अपहरण कांड की बात करें, कौन था? चुन्नू ठाकुर, मुजफ्फरपुर का। और यह चुन्नू ठाकुर, आपको स्मरण होगा कि वशिष्ठ नारायण सिंह बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष थे, सरकार बन गई थी नीतीश कुमार की, पता नहीं कैसे उसे एक दिन जेडीयू में शामिल करा लिया गया था। नीतीश कुमार को रात में जानकारी मिली तो अगले दिन हुआ यह तो भारी भूल हो गई, और अभी फिर से चुन्नू ठाकुर को राजविंदर सिंह भट्टी की पुलिस ने काठमांडू से दिखाया गया है, तकनीकी तौर पर भारत नेपाल की सीमा, लेकिन गिरफ्तारी हुई काठमांडू से टांगा गया। तो लालू यादव उस जमाने में जब अपराध करने वाले अपराधी उनके वोट बैंक वाले नहीं थे, तब भी नियंत्रित नहीं कर पा रहे, और नरसंहारों का दौर भी ऐसा ही चल रहा था, इस समय चल रहा था। वो क्या है कि आप इस बात को, हमारे कहने का ये मतलब था कि जो आपने कहा ना कि जो सवर्णों के पहले गैंगस्टर थे, जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो उनके वर्चस्व को चुनौती मिलनी शुरू हुई थी उसी समय लालू यादव की जाति का भी, दूसरी पिछड़ी जातियों का भी, और अगड़ी जातियों में भी कुछ ऐसे लोगों का जिनका रुझान लालू यादव की पार्टी के साथ था, उनका इमरजेंस हुआ था, और उन्होंने जो अगड़ी जातियों के गैंगस्टर्स थे उनको चुनौती दी थी। इसके लिए खूनी संघर्ष छिड़ा था। सत्ता का जो वर्चस्व था, जैसे हम अपने जिले की बात करें तो कितना बड़ा वर्चस्व था, वर्चस्व की कैसी लड़ाई छिड़ी थी। जब बिहार पीपुल्स पार्टी 95 में बिहार पीपुल्स पार्टी का गठन हुआ 1994 में, लवली आनंद को वैशाली से जीतने के बाद, तो कितना गैंगवार हुआ छोटन शुक्ला को लेकर के, और उस समय ब्रिज बिहारी प्रसाद के साथ जो है, तो ब्रिज बिहारी प्रसाद तो आरजेडी के साथ ही, लालू यादव की पार्टी के साथ ही जुड़े हुए थे, और
हमारे यहाँ से जब जिसको मिनी चंबल बोलते हैं, आप बेतिया से शुरू करेंगे, पश्चिमी चंपारण से, बगहा, वाल्मीकि नगर से, तो भागड़ यादव से लेकर के, रवि यादव से लेकर के, सतन यादव से लेकर के सारे गिरोह चलते थे, ऐसे गिरोह चलते थे। और अभयानंद जैसे एसपी को की जो स्थिति हो गई थी बेतिया में, वो सब हम लोगों ने देखा था कि क्या स्थिति पश्चिमी चंपारण के वो एसपी थे और उनको कितनी परेशानी हो रही थी। तो ये वो दौर था, कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियां थी कि चैलेंज मिल रहा था। वर्चस्व, भले गैंगस्टर्स पहले फॉरवर्ड थे, लेकिन उनको वर्चस्व, उनके वर्चस्व को चुनौती मिलनी शुरू हो गई थी लालू यादव के सत्ता में आने से। और जब नए गिरोह इमर्ज करने लगे, तो फिर गैंगवार शुरू हुए थे, फिर हत्याएं शुरू हुई, उनकी नदियां बहने लगी। तो साफ तौर पर देखिए, अजीत जी स्मरण करेंगे कैसे हेमंत साई की हत्या हुई, कैसे विधायक, यदि हम विधायकों की लिस्ट ही बता दें, हेमंत साई की हत्या, विधायक अशोक सिंह की हत्या, ब्रजबिहारी प्रसाद की हत्या, अजीत सरकार की हत्या, तमाम हत्याएं। देखिए, जो आज जो बुलेटिन जारी कर रहे हैं, यदि उस जमाने की बुलेटिन निकालें हम अपनी लाल डायरी के पन्ने को पलट दें, तो फिर तो बहुत ही भयावह तस्वीर दिखाई पड़ती है। किस तरीके से डीएम की हत्या हुई और क्या क्या नहीं हुआ उस जमाने में। सारे डॉक्टर्स प्लान कर गए, सारे डॉक्टर। जी बिल्कुल। बिहारी का लाल बाबू सिंह के बेटे, डॉक्टर लाल बाबू सिंह के बेटे के अपहरण का ध्यान आ रहा है कि कैसे पूरा जिला 15 दिन तक एकदम इस उसमें फंसा हुआ था। हर आदमी, आम आदमी को लगता था कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। तो इस तरह से, और विधायक देवेंद्र दुबे की हत्या हुई 98 में, वही 98 में हत्या हो गई, 97 में ही संभवतः 2-2.5 साल वो विधायक रहे, उनकी हत्या हो गई। तो उस तरह से ये वर्चस्व की लड़ाई उस समय छिड़ी थी, कंट्रोल करने की। पहले जो पुराना जमाया गिरोह है, गैंगस्टर्स हैं, जो जिनका वर्चस्व है, छोटी छोटी चीजों पर ही उनका कब्जा है, लेकिन उसी की लड़ाई थी। और एक नए गिरोह इमर्ज करने लगे। तो वो फिर वो अब उस तरह की घटनाएं आप समझिए, आप कोसी में देखिए, आप दक्षिण बिहार में देखिए, जो और ये मध्य बिहार जो जहानाबाद का इलाका था, वहां के की घटनाएं देखिए, या उत्तर बिहार में देखिए, सब जगह एक जैसी स्थितियां थी। तो उस तरह की स्थिति तो एटलीस्ट नहीं है बिहार में। वो स्थिति 2005 कुमार जब सत्ता में आए, तो उन्होंने मिशन मोड में काम किया, मिशन मोड में। और जो अभयानंद जिन्होंने पश्चिमी चंपारण में एसपी रहते हुए जो चीजें देखी थी, उसको बहुत उच्च पदाधिकारी के तौर पर उनको कंट्रोल करने का उनको भी मौका मिला जब उस समय नीतीश कुमार की पहली सरकार बनी। तो तभी हमने सुना अशोक चौधरी ने कहा कि आरजेडी के लोग एक भी ऐसे अपराधी का नाम बताएं जिसको सत्ता से संरक्षण मिल रहा है, जिसको हम कौन सा संरक्षण मिल रहा है। तो ये एक क्रेडिट है नीतीश कुमार का कि उनके लिए जितने लोग, उनके जिन लोगों से उन्होंने, आपको ध्यान होगा 2002 में जब नीतीश कुमार 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, तो बेऊर जेल में बंद तमाम लोगों से उन्होंने समर्थन लिया था, लेकिन बिल्कुल लोगों से लिया था। लेकिन जब नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री हो गए, उनमें से किसी को उन्होंने खुलेआम क्राइम नहीं करने दिया। उनकी सरकार बनी, तमाम लोगों को उन्होंने कंट्रोल किया। वो लोग नेता बन गए, सब लोग अपना अपना बिजनेस कारोबार शुरू कर लिया उन लोगों ने, और अपराध बंद हो गया, मतलब संगठित अपराध बंद। वो तो अशोक चौधरी ने अभी जो किताब लिखी है उसमें बताया है ना, सुनील पांडे का किस्सा। जब सुनील पांडे मौर्या होटल में क्या करने लगे, तो नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं एक्शन होगा, जबकि आईजी कह रहे थे कोई कंप्लेन दायर करने वाला नहीं, कोई एफआईआर कराने आया नहीं है। फिर अनंत सिंह की कहानी भी बताई है। तो इस मामले में देखिए वो तो है। और मैं कभी अभयानंद जी से बात कर रहा था कि देखिए 2005 में अचानक से कैसे अपराध पर नियंत्रण किया जाने लगा। तो देखिए उन्होंने कहा, देखिए बहुत छोटा सा फार्मूला था कि थानों को कह दिया गया कि आप कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको अपराध के मामले में अपराधी की जाति नहीं देखनी है। यह पहला संदेश था। तो कोई मुरव्वत नहीं करनी है। और दूसरी बात जो आप कर रहे थे स्पीडी ट्रायल की, कि आर्म्स एक्ट में जो भी पकड़े गए, जिसमें कोई दूसरे गवाह की जरूरत नहीं है। आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारी पुलिस ही करती है, और पुलिस इस बात की प्रतीक्षा तो करती नहीं कि कोई स्वतंत्र गवाह मिलेगा तब इन्हें जाकर पकड़ेंगे, इनके पास हथियार है। ठीक है, तो मतलब इन दोनों मामलों में कि भाई थानों को संदेश चल गया कि अपराधी की जाति मत देखिए, और आर्म्स एक्ट में। लेकिन देखिए उसका इस्तेमाल कैसे हुआ अनंत सिंह मामले में, यह भी हमने देखा और आपने देखा किस तरीके था। तो ये उदाहरण भी देखने को मिले हैं। तो इस तरीके से बिहार में अपराध को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, और अब देखिए अपराध जो बढ़े हैं आज की तारीख में या आज के साल में, उसके कारण भी मतलब विचित्र है। लोगों के पास पैसे, दूसरे तरीके के पैसे आ गए। धंधे जो है बिहार में जायज अवसर कम है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज कम है, नाजायज अवसर बहुत है। ये शराबबंदी जो है
वह गिरोहबंदी उसने बिल्कुल माफिया सिंडिकेट ही तैयार कर दिया। ये अभी बढ़िया। मुजफ्फरपुर में एक AK-47 की जब्ती हुई और मालूम हुआ कि यह AK-47 किस काम के लिए, यह AK-47 खून करने के लिए नहीं लाया गया था। यह AK-47 शराब सिंडिकेट इस AK-47 को लेकर स्कॉट करता था, जो ट्रकें आती थी कि दूसरा सिंडिकेट जो है वो हाईजैक ना कर ले शराब से लदी हुई गाड़ी। तो अब जब पैसे आ गए जमीन से, बिहार में हम तो कहते हैं कि या तो जमीन की कीमत बढ़ती है या सरकारी दूल्हे की कीमत बढ़ती है। जी जी। तो पैसे क्राइम वाली भी आप बात करें जी, बिल्कुल। तो वही कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी वाले दूल्हे की कीमत बढ़ रही है या जमीन की कीमत बढ़ रही है, और कारोबार क्या है? तो कारोबार जमीन का है, नहीं तो शराब का है। आप शराब की तस्करी करिए या जमीन के धंधे में लग जाइए, अवैध खरीद बिक्री करिए, एक ही जमीन 4-4 बार बिक रही है, एक ही जमीन के 4-4 तरह से कागज बन रहे हैं, गलत जमीनों का म्यूटेशन हो रहा है, अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, अवैध कब्जे छुड़ाए जा रहे हैं। तो ये काम धंधा चल रहा है और बजाबता इस धंधे में पुलिस प्रशासन की मिली भगत से ये काम हो रहा है, नेता लोगों की मिली भगत से ये काम हो रहा है। तो ये भी क्राइम ही है, ऐसा नहीं है कि ये क्राइम नहीं है। और अगर हत्या नहीं हो रही है या अपहरण नहीं हो रहे हैं तो सरकार को क्राइम से क्लीन चिट मिल गई है, ऐसा नहीं है। देखिए, जिस समय लालू यादव का भी समय था जब, तो एक बात उसमें ये भी ध्यान रखनी चाहिए हम लोगों को, उस समय लगभग पूरे देश में, खासतौर से समूचे नॉर्थ इंडिया में और वेस्ट में भी ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का काफी हल्ला था। उस समय मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में कितने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के गिरोह चलते थे, मकोका लगता था और मकोका आए दिन सुनने को मिलता था। और उस तरह के क्राइम वहां भी होते थे, उत्तर प्रदेश में भी होता था, हरियाणा, राजस्थान, सब जगह बड़े बड़े गिरोह चलते थे, संगठित अपराध होता था। ये एक दौर था वो, उस समय का, उस समय की ही बात कह लीजिए। और 2000 के बाद टेक्नोलॉजी आने से, पुलिस के लोगों के संचार के माध्यम बढ़ने से, लोगों में अवेयरनेस आने से ये इन सब चीजों पर कंट्रोल शुरू हो गया। व्हाइट कॉलर क्राइम बढ़ने लगे और आपको जो ये हत्या और खून वाली राजनीति के जो अपराध होते थे वो कम हो गए। तो वो अपराध, दूसरे तरह के अपराध बढ़ गए। अब तो और नए तरह के अपराध आ गए। अब साइबर फ्रॉड होता है। अब पैसा लूटने के लिए, चूंकि आदमी की जेब में पैसे है नहीं, आदमी कार्ड लेकर के घूम रहा है, तो कार्ड आप क्या लूट लीजिएगा उसका। तो अब आप दूसरे तरह के अब देखिए ना, गया में एक डॉक्टर साहब, IMA के प्रेसिडेंट है डॉक्टर अभय नारायण राय, 4 करोड़ 40 लाख रुपया गवा बैठे। 80 साल के डॉक्टर हैं, इतने बड़े डॉक्टर हैं, दिल के डॉक्टर हैं। और उन्हें देखिए, हम तो अपने कार्यक्रम में बार बार लोगों को सचेत और सजग करते हैं कि कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज व्हाट्सएप पर बातचीत नहीं करती है, कोई डिजिटल अरेस्ट का प्रावधान नहीं है, कोई CBI या ED जो है वो व्हाट्सएप पर गिरफ्तारी का वारंट जो फर्जी होता है साइबर गिरोह के मौसा और चाचा का नहीं भेजती है। 6 दिनों तक शिकार बने रहे और 4 करोड़ 40 लाख रुपया उन्होंने ट्रांसफर कर दिए। अब बताइए, इतना पढ़ा लिखा आदमी जब इस तरह से जाल में फंस जाता है, आप साधारण आदमी की सोचिए जिसको डरा दिया जाए। फोन आते हैं आजकल तो, दिल्ली पुलिस यहाँ देख रहे हैं कि हमने कैंपेन शुरू किया है कि अगर किसी के पास फोन आए और ये कहे कि आपके नाम का पार्सल आया है और उसमें नशीली दवाएं मिली हैं, तो आप घबराइए मत, तुरंत पुलिस को फोन करिए। पुलिस इस तरह से, कोई लॉ एजेंसी इस तरह से फोन नहीं करती है। आपका बेटा पकड़ा गया है बलात्कार के केस में, थाने में बंद है, आप पैसा भेजिए तो छोड़ेंगे, ये थोड़े पुलिस फोन करके कहती है किसी को। लेकिन इस तरह की, इस किस्म के अपराध बढ़ गए हैं, तो ये भी तो अपराधी है ना। और इससे तो आम आदमी बहुत सफर कर रहा है। उसकी गाड़ी की कमाई जो उसके बैंक में रखी हुई है, वो कमाई लुट रही है उसकी। तो ये साइबर फ्रॉड बने पड़े हैं, इकोनॉमिक क्राइम्स बढ़े हैं, बैंक में फ्रॉड बढ़े हैं, पैशन क्राइम जिस पर हम लोग एक दिन चर्चा कर रहे थे वो बढ़े हैं, रिश्तों में हत्याएं और मारपीट की घटनाएं बढ़ी हैं, रोड रेज की घटनाएं बढ़ी हैं। तो अब अपराध का नेचर बदल गया, अपराध अब अलग तरह से होते हैं। उस तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होता है जैसा 90 के दशक में होता था। लोग अवेयर हैं, संचार के बड़े माध्यम हैं, लोग तुरंत वीडियो बना लेते हैं, और तो अपराधियों के लिए सामने आकर के अपराध करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो अपराध की प्रवृत्ति बदल गई है। इसलिए पुलिस को भी अपने जांच की प्रवृत्ति, अपने प्रकृति, अपने काम करने की प्रकृति बदलनी होगी। उस तरह के क्राइम, आर्थिक क्राइम ने, आर्थिक अपराध में अब जो भी हत्याएं हो रही हैं, आप देखिए, गैंगवार का मामला नहीं है, आप उसमें एक बड़ा मामला आर्थिक अपराध का है कि जमीन के कब्जे को लेकर के हत्याएं हो रही है। मान लीजिए मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने देखा, मोतिहारी में हम लोगों ने देखा, कितनी हत्याएं हुई है जमीन के कारोबारियों की, जमीन के कारोबार। मुजफ्फरपुर में याद कीजिए समीर कुमार, आशुतोष शाही, हाँ याद कीजिए ना, जो मैं मोतिहारी में मंटू शर्मा। और आप बिहार, बिल्कुल, और बिहार में देखेंगे तो शराब और जमीन की चर्चा हमने कर ली। तीसरा जो है बालू, हाँ। ये बालू जो है ना,
पता नहीं, जब बालू को लेकर गोलियां चलती हैं, लाशें भले कम गिरे, लेकिन मालूम होता है 400 राउंड गोलियां चल रही है, 500 राउंड गोलियां चल रही है। और बालू का हर ठेकेदार, बालू घाट का हर रखवाला जो है वो हथियारबंद दस्ता बन गया है। आप देखिए ना, वो लोग कितने, उनकी हिम्मत खुल गई है कि अधिकारी चले जाएं, अगर उनकी जांच कर रहे हैं तो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, ट्रैक्टर चला देते हैं। कितने लोगों ने सुना कि अधिकारी जो गए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग मारे गए उसमें या घायल हो गए, उनको जान बचा करके भागना पड़ा इन अपराधियों के हमले की वजह से। तो ये तो जो है बालू का सिंडिकेट हो, जमीन का सिंडिकेट हो, शराब का सिंडिकेट हो, ये तो एक दूसरे तरह का, और दूसरे तरह के सिंडिकेट तो बन ही गए हैं। तो इसको कंट्रोल करना होगा ना। मान लीजिए कि अब वो उस तरह का भय व्याप्त नहीं है, जैसे आपने कहा उस समय भय व्याप्त होता था कि बंदूक गाड़ियों में दोनों चारों शीशों के तरफ से बंदूकें निकली होती थी और काफिला जा रहा है किसी आदमी का। अब और उससे पूरे पूरे शहर में भय का माहौल है। अब वो भय का माहौल नहीं होता है, लेकिन अपराध वो तो नहीं है, भय का माहौल नहीं है, लेकिन अपराध हो रहे हैं, घटनाएं तो हो रही हैं। तो ये अभी इस सरकार को नीतीश कुमार के सुशासन का क्या, सुशासन बाबू उनका नाम किस लिए पड़ा? सुशासन बाबू नाम सबसे पहले इसलिए पड़ा, जो आपने बताया कि अभयानंद ने जो बताया था, सरकार का जो निर्देश था कि थानों को निर्देश दिया गया कि किसी की जाति नहीं देखनी है और आप कार्रवाई करिए, उससे बना था सुशासन। बिहार में जो अपराध कम हुए, और फिर अगर अपराध बढ़ने लगेंगे तो वो टैक्स, वो तो आपको तमगा मिला हुआ सुशासन बाबू का, वो तो चला जाएगा। और उम्र के इस पड़ाव में आकर के जब आप आखिरी राजनीतिक पारी खेल रहे हैं और फिर आप वापस बिहार को उसी स्थिति में छोड़ करके जाएं जिस स्थिति में आपने 2005 में लिया था, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? फिर तो 9 दिन चले अढ़ाई कोस का जो मामला होता है कि आपने 20 साल राज किया और 20 साल के राज के बाद बिहार को कहां छोड़ा आपने? तो वहीं जहां 2005 में था। आप अपराधियों के गिरोह अब उस तरह के गिरोह नहीं है, गैंगस्टर उस तरह के नहीं है जो पहले होता था कि किडनैपिंग के लिए गिरोह बनते थे। नहीं, अब तो देखिए गैंगस्टर्स तो है ही नहीं ना। आप किसी भी गैंग के नाम पर देखिए, मैं झारखंड की कहानियों में इधर खबरों के पीछे में हूं। झारखंड में कोई कोई गैंग ऐसा है जिसकी उगाही साल में 50 करोड़ रुपए है। हमारे यहाँ तो बिहार में कोई ऐसा गैंग बचा ही नहीं जिसके नाम से आप उगाही कर लीजिए। और मैंने वो दौर भी देखा है कि जो बिहार के बिजनेसमैन होते थे, जो दुकान वाले होते थे, वो विज्ञापन बहुत मुश्किल से देते थे, और विज्ञापन भी देते थे तो उस पर अपना टेलीफोन नंबर नहीं छपाते थे, क्योंकि टेलीफोन नंबर छपा रहेगा तो अगले दिन रैंसम कॉल आ जाएगा। तो वो जमाना तो चला गया, वो जमाना नहीं है। लेकिन जो हम लोग बात कर रहे थे, जो क्राइम बदला है, पैशन क्राइम की बात कर रहे थे, आज इधर के दिनों में हमने कई खबरें देखी कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो हथियार लेकर चले जा रहे हैं। तो हथियार की जो आपूर्ति है ना, वो बहुत सहज और सरल हो गई है। और लोग, पता नहीं, हमने कहा ना कि जो कमाई हो रही है, फिर इस कमाई का खर्च, लोग कहते थे कि जब नाजायज कमाई होती है तो कहां खर्च होता है, तो या तो हथियार में खर्च होता है या कोठे पर खर्च होता है। हा? तो इससे कैसे बचा जाएगा कि बच्चे, देखिए एक समय था जब हथियार लाना बड़ा मुश्किल काम होता था और कोई बड़े बिल्कुल में काम चलाऊ हथियार लोगों के पास होते थे। किसी के पास अगर स्वचालित ऑटोमेटिक हथियार है, वो बाहर से कहीं से लेके आया है, तो वो अपने आप बड़ा गैंगस्टर हो जाता था, उसका बड़ा नाम हो जाता था कि उसके पास ये हथियार है। और सबको, हम लोग को पता है कि पुरुलिया कांड में जब हथियार गिराए गए तो वहां से कैसे कहां कहां एक एक दो दो हथियार पहुंचे, जिससे लोगों ने स्वचालित हथियार देखे। अब तो बहुत ही अच्छे हथियार बाजार में उपलब्ध हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, और कीमतें भी अब उनकी सस्ती हो गई हैं। तो आपूर्ति, जो आपने कहा कि हथियारों की आपूर्ति बढ़ गई है, तो ये इसलिए बढ़ी है, जो एक तो उसका मकसद वो है जो आपने कहा कि हम जिस बिजनेस में हैं, अपने उस बिजनेस की रक्षा, भले अवैध बिजनेस है लेकिन उसकी रक्षा करनी है दूसरे वैसा ही अवैध बिजनेस करने वाले से। तो अब बने हैं। पहले एक तो क्या गैंग था कि एक जो हम लोगों ने फिल्म में देखा, प्रकाश झा की फिल्मों में देखा, राजनीति फिल्म में हम लोगों ने, या अपहरण फिल्म में हम लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति का अपहरण होता था, फिर वो जो अपहरण करता था वो एक दूसरे बड़े गिरोह को सौंप देता था, फिर वो बड़ा गिरोह आगे दूसरे गिरोह को सौंप देता था, और सब गिरोह के बीच पैसा बंटता था। अब इस तरह के गिरोह है। अब यही इसी तरह के गिरोह के जमीन के मामले में बन गए कि कोई एक जमीन लेता है, फिर वो उसको थोड़ा ज्यादा कीमत लेकर के किसी अपने से बड़े गिरोह वाले को बेच देता है जिसके पास ज्यादा हथियार है, फिर वो कब्जा खाली कराने जाता है या कब्जा कराने जाता है। तो ये सब अपराध का स्वरूप बदल गया है, और भय का माहौल ऐसा नहीं है, लेकिन अभी अपराध है, और उसको कंट्रोल करने का आप जो सबसे पहला काम करना चाहिए, जो आपने कहा उस बात से भी निकल रहा है कि हथियारों की आपूर्ति पर सरकार सख्त हो। जिस तरह से शराब कैसे कहां से आ रही है, शराब पकड़ी जा रही है, उस तरह से अभियान चला करके हथियार पकड़ने चाहिए पुलिस को, क्योंकि हथियारों की जब्ती से
ये जो अपराध हो रहे हैं, जो कहीं छिटपुट, जो पुलिस के अधिकारियों पर गोली चल गई, या शराब माफिया को पकड़ने गए उस पर गोली चल गई, बालू माफिया को पकड़ने चल गए उस पर गोली चल गई, ये सब चीजें भी रोकनी है तो हथियारों की आपूर्ति रोकनी होगी, पहला। दूसरा, शासन का इकबाल फिर से बहाल करना होगा हमको। कहीं ना कहीं ये ज्ञानेश्वर जी, इस शासन का इकबाल कम हो रहा है। अब वो शासन का इकबाल किस वजह से कम हो रहा है? नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के जो खबरें चली, उनके लिए कहा गया कि अब दूसरे कई लोग आ गए, एक कॉकस है नेताओं का जो प्रशासन और शासन को चला रहा है, उसकी वजह से हुआ या किस वजह से हुआ? गठबंधन की पॉलिटिक्स की वजह से हुआ, गठबंधन की पॉलिटिक्स में दरार आने की वजह से हुआ, किस वजह से हुआ? इसको डिफाइन करना होगा, इसको पकड़ना होगा कि शासन का इकबाल क्यों कम हो रहा है और अपराधियों के क्यों कैसे बढ़ रहे हैं। क्या इसलिए कि अब पुलिस तत्काल कार्रवाई नहीं कर रही है, लोगों को पकड़ नहीं पा रही है, अनुसंधान ठीक से नहीं हो पा रहा है, जांच ठीक से नहीं हो पा रही है, जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनका स्पीडी ट्रायल नहीं हो पा रहा है। हमको कई जगह ये सुनने को मिला ज्ञानेश्वर जी, बिहार में जब हम जाते हैं या मोतिहारी में रहे, तो लोगों ने कहा कि अरे पुलिस तो खाली शराब पकड़ने में लगी हुई है, तो अपराधी कहां से पकड़ेगी? सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो शराब पकड़ने में लगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए अजीत जी, मैं एक बात और, देखिए मैंने लंबे अरसे से क्राइम रिपोर्टिंग की है, और जो मैं अपराध की थ्योरी को समझता हूँ या पुलिसिंग को समझता हूँ, कि जब कभी आप सिर्फ डिटेक्शन ऑफ क्राइम में लगते हैं, अपराध बढ़ेगा तो आपके पास जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाएगी, आप डिटेक्शन में ही लगेंगे। यदि आपने प्रिवेंशन पार्ट को छोड़ा, अब आप देखिए ना, कहाँ आपको नाका लगा मिलता है, कहाँ आप, जो आपने कहा ना कि शराब के लिए गाड़ी की तलाशी जरूर ली जा रही है। अमेरिका से कोई एक व्यक्ति आया, उसने गलती से दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बोतल शराब खरीद लिया था, वो औरंगाबाद में कई महीने तक जेल में रह गया। ठीक है ना? तो शराब के लिए गाड़ी की तलाशी ली जा रही है, लेकिन अपराधियों के लिए यदि आप प्रिवेंशन वाले दिशा में चुकेंगे, देखिए पहले क्या होता था कि भाई ये अपराधी है, ये अपराधी गिरोह है, ये अपराधी गिरोह के छुपने का ठिकाना है, वो अपराध करे न करे, लोग जेल से निकलने में डरते थे। और अब तो देखिए क्या है कि जेल को ही लोगों ने हेडक्वार्टर बना लिया। सुबोध सिंह की कहानी, जो देश का सबसे बड़ा गोल लुटेरा है, उसके बारे में कहानी यही सामने आई ना, कि पटना के बेऊ जेल को उसने हेडक्वार्टर बना रखा था, और पूरे देश में यहाँ 20 किलो, वहां 40 किलो, वहां 50 किलो। और जब दूसरे देश की पुलिस रिमांड पर लेने को आती थी, तो कोर्ट में ऐसी व्यवस्था थी कि रिमांड भी नहीं मिलता था। देखिए वहां जुडिशियरी में भी जरूरत है, बहुत मुश्किल से उसे अभी बंगाल भेजा गया। तो ये सारी परिस्थितियां नीतीश कुमार के लिए तो है कि उनकी यूएसपी रही है क्राइम कंट्रोल, लेकिन ये कैजुअल क्राइम ये और ज्यादा खौफ पैदा करते हैं। हाँ, और जो दूसरे अपराध के, आर्थिक अपराध जो हो रहे हैं, आर्थिक मामलों को लेकर के, जमीन के मामलों को लेकर के, शराब के मामले को लेकर के, बालू के मामले को लेकर के जो अपराध हो रहे हैं, वो भी तो रोकना होगा। जनता तो वो भी देख रही है, आजकल संचार के जैसे साधन है, हर चीज की खबर लोगों को मिल रही है। तो और शासन का इकबाल बहाल होगा, ऐसे अपराध रुकेंगे, तब जो राजनीतिक जो काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए जो उनको पर्याप्त काम, मान लीजिए जैसे रोजगार के लिए बातें कही, आप रोजगार 12 लाख और देंगे, पहले दे चुके रोजगार, सड़कें जिस तरह से बनी है, फ्लाईओवर्स जैसे बन रहे हैं चारों तरफ। अभी हमने ट्रेवल किया अपने मोतिहारी की तरफ भी, और दूसरी तरफ ये नवादा, जहां इसकी तरफ नवादा की तरफ रजौली इस तरफ, तो हमने देखा जितना काम हो रहा है सड़कों और फ्लाईओवर्स का, जितना डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो इन सब पर पानी फिर जाएगा अगर लोगों के मन में ये धारणा बैठी है कि अपराध बढ़ रहा है और अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं, अपराधियों के हौसले, अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। अगर ये धारणा बनती है आम आदमी के मन में, तो सुरक्षा पहली प्राथमिकता होती है ज्ञानेश्वर जी। जब आदमी अपने को सुरक्षित महसूस करता है, तब जाकर के आर्थिक विकास के जो आप काम कर रहे हैं, या सड़क, बिजली, पानी के जो आप काम कर रहे हैं, उसकी तरफ लोगों का ध्यान जाता है, उस पर से ध्यान भटक जाएगा। इस बात को लगता है आरजेडी ने इस बात को पकड़ लिया है कि ये कमजोर नस है, इस पर लोगों का ध्यान खींचा जाए। लोगों को बिजली, पानी से, फ्लाईओवर और इस सड़कों से, और बड़े मॉल्स जो बन रहे हैं, चकाचौंध है, 24 घंटे बिजली आ रही है, या नल से जल जा रहा है, या शिक्षा में सुधार हो रहा है, जो ये सब काम हो रहे हैं, इनसे लोगों का ध्यान भटकाइए, अपराध पर ले आइए। तो ये काम जो आरजेडी कर रही है, उसको कहीं ना कहीं मौका तो मिल रहा है, अपराध हो रहे हैं, उसी से तो मौका मिल रहा है। कितने बैंक्स लूटे जा रहे हैं, मुथूट फाइनेंस के यहाँ सोना, और यही मौका है, यही अवसर है, चुनौती है अजीत जी की। देखिए नीतीश कुमार को यह मानना चाहिए, देखिए अपराध नियंत्रण के मामले में अब भी बिहार की जनता यह मानने को तैयार नहीं बैठी है कि आरजेडी वाले अपराध नियंत्रित करते हैं। ठीक बात है। हाँ, लेकिन यदि आप इतना निराश कर देंगे, तो उल्टा पंजाब क्या नारा था,
वहां मुख्यमंत्री कौन बन गई है भी हमने देखा है। देखा है। और देखिए दूसरी बात, नीतीश कुमार और अपराध नियंत्रण का फार्मूला भी यही है कि पहले उठने से पहले कुचल दो। अभी कोई गैंगस्टर नहीं बन पाया है जिसके नाम का खौफ किसी जिला में या पूरे बिहार में चल रहा हो। यदि हम 2005 के पहले जाते हैं तो गैंगस्टर्स थे जिनके नाम का खौफ चलता था। अब खौफ वाले नहीं है, लेकिन यदि इसी तरीके से हिला हवाली रहेगी तो वो खौफ वाले भी बन जाएंगे। तो आप उठने और बनने से पहले कुचल दीजिए तो शायद राहत मिल जाए बिहार को। अभी तो चुनाव आ गया ना, अब तो चुनाव आ गया, एकदम सर पर है, और अब स्पेशल कैंपेन चला करके सरकार को इस बात में दिशा में पहल करनी चाहिए। स्पेशल कैंपेन चला करके कि आप रोकिए अपराध, लोगों के मन में ये धारणा मत बैठने दीजिए, ये धारणा मत बनने दीजिए कि अपराध आपके राज में भी अपराध बढ़ने लगा। जो डिस्टिंक्शन है, क्या डिस्टिंक्शन है? जंगल राज आप कहते थे, उस जंगल राज से लालू यादव और राबड़ी देवी के राज में और नीतीश कुमार के राज में क्या डिस्टिंक्शन है, क्या फर्क है? यही तो अपने अपराध को कंट्रोल किया, अपराध कम कर दिया, आम आदमी के मन में सुरक्षा की भावना जगी कि वो खुल करके अपना जो मन हो सो कारोबार करे, बड़ी गाड़ियों में घूमे, महंगे जेवर पहने और महंगी घड़ियां पहने, महंगे कपड़े पहने, बड़े बड़े मॉल्स खुले। फिर अगर उस दौर में आप लौट जाइएगा कि लोग बंद कर दें सब चीजें खरीदना पहनना, तो फिर इकोनॉमी तो आपकी और खराब भी होगी और लोगों के मन में भय भी बैठेगा। तो इसको, इस धारणा को, इस परसेप्शन को बनने से पहले रोकना होगा नीतीश कुमार के और उनके आसपास जो भी आदमी अभी जिन लोगों के हाथ में भी सत्ता का कंट्रोल है, प्रशासन का कंट्रोल है, जिन लोगों को, उस पर इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। आरजेडी को सिर्फ ये कह के आप नहीं खारिज कर सकते हैं कि अरे आपका तो मुंह नहीं है बोलने का। जिसका होता है, तेजस्वी यादव तो नहीं थे ना 2005 में, तब तो तेजस्वी यादव 2005 में तो 15-17 साल के आदमी थे, 15-17 साल के नौजवान थे, तो वो तो नहीं क्राइम करवा रहे थे। तो अब उनको उनका मुंह क्यों नहीं है बोलने का? जब वो 2 बार रहे तो क्राइम तो नहीं होने दिया उन्होंने। तब तो उन्होंने, तेजस्वी यादव के बारे में भी कम से कम आज कोई नहीं कह सकता है कि वो किसी अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं। जिस तरह से नहीं दे रहे हैं, वैसे तेजस्वी यादव भी किसी अपराधी को संरक्षण नहीं दे रहे हैं, चाहे किसी भी जाति का हो, वो नहीं दे रहे हैं संरक्षण। इस बात को इसके, और आरजेडी में भी पहले की तरह कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं दिख रहा है कि बड़ा बाहुबली हो, गैंगस्टर हो, हत्याएं करता हो और लूटमार करता हो, अपहरण करता हो, ऐसा नहीं दिख रहा है कोई आदमी। होगा भी तो कहीं अपना राजनीति कर रहा होगा कहीं छोटी जगह पर। आरजेडी के शीर्ष से उसको संरक्षण नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये नहीं कह सकते कि तेजस्वी यादव का मुंह नहीं है। तेजस्वी यादव बोल सकते हैं, अगर आपके यहाँ क्राइम हो रहा है तो तेजस्वी यादव बोल सकते हैं, और हो सकता है कि थोड़े दिन के बाद लोग तेजस्वी यादव की बातों का यकीन करने लगे। तो वो यकीन करें, लोगों के मन में भय की भावना आए, उसके पहले रोकना चाहिए नीतीश कुमार की सरकार। चलिए, तो देखिए, भय की भावना आए इसके पहले जाग जाए नीतीश कुमार, क्योंकि देखिए सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो बिहार का माहौल क्या, बिहार की राजनीति क्या, बिहार में दशा दिशा क्या, इस पर हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।